नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही होगी एसएससी जीडी की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी का एक और शानदार मॉडल पेपर लेके आया हूं, मॉडल पेपर चौथा। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आप लोग देख लीजिए। ये मॉडल पेपर आपका, आप सभी को पता है हर मॉडल पेपर में आपको टेस्ट देना पड़ता है, जो 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मैथ के, हिंदी के, रीजनिंग के और पॉलिटी के। इन सभी विषयों का आपका ताबड़तोड़ रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। आपको क्लास को अंत तक वॉच करना है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन्हीं में से आपके एग्जाम से क्वेश्चन छप के आएंगे, बस आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए दोस्तों, ठीक है। गिने चुने 10-11 दिन बचे हैं दोस्तों, इन 10-11 दिन में दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन लेना है दोस्तों, ठीक है। वर्दी के लिए जंग तो लड़नी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। अगर इस मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। बस आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट करिए, किसी कूट भाषा में पहल को लीप लिखा जाता है तो पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताइएगा। इजी प्रश्न है, आई थिंक किसी भी बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इस प्रश्न में। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप यहां पर PALE को लिखिए, लिखा। अब यहां पर लिखिए लीप को, LEAP। अब आप इनकी प्लेसेस को देखिए, देखिए इन्होंने कैसे किया है। पहला वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर सेम सेम है, पहले वाला अक्षर और लास्ट वाला अक्षर सेम सेम है। तो आप एक तरफ यहां पर लिखिए POSH। तो इसने क्या किया है, पहले वाले और लास्ट वाले अक्षर को सेम सेम किया, तो आपको भी यहां पर ये अक्षर सेम करना पड़ेगा। P बिल्कुल सही है। फिर ये क्या कर रहे, ये A को एज इट इज लिख रहे, तो O को भी यहां पर एज इट इज लिखिए। फिर ये क्या कर रहे, इधर से देखो L को इधर लिख रहे, तो ये S को आप लोग इधर लिखिए, बिल्कुल सही बात है। फिर ये क्या कर रहे, E को इधर लिख रहे, तो E को आप लिखिए, तो क्या बना SHOP। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, बस इनकी प्लेसेस को थोड़ा उतार चढ़ाव कर दिया, उल्टा 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 कर दिया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इसी प्रकार से करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, गौर नृत्य। दोस्तों गैर नृत्य नहीं है दोस्तों, गौर नृत्य है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया एक बार। कोरकू जनजाति, मुड़िया जनजाति, सहारिया जनजाति या थारू जनजाति। आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सभी बच्चे बताएं। ये नृत्य संबंधित है दोस्तों आपके मुड़िया जनजाति से। किससे है दोस्तों, मुड़िया जनजाति से। अगर आप कोरकू जनजाति की बात करें, इसका कौन सा नृत्य है दोस्तों, तो थापटी नृत्य। इसमें होता है थापटी नृत्य। क्या होता है दोस्तों, थापटी नृत्य, ध्यान रखेंगे। इसमें होता है दोस्तों थापटी नृत्य। और मुड़िया जनजाति तो मैंने आपको बता दिया गौर नृत्य होता है, ठीक है। और थारू नृत्य, थारू जनजाति के द्वारा दोस्तों दो बहुत ही फेमस नृत्य हुए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे खिचड़ी नृत्य। खिचड़ी नृत्य दोस्तों, क्या ध्यान रखेंगे, खिचड़ी नृत्य दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये खिचड़ी नृत्य दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि थारू जनजाति का कौन सा नृत्य है, खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। खिचड़ी नृत्य आप ध्यान रखिएगा, ये खिचड़ी नृत्य। और कौन सा एक और नृत्य दोस्तों, और एक और लहंगी नृत्य भी इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं जनजाति के द्वारा। लहंगी नृत्य दोस्तों है ना, लहंगी नृत्य इन्हीं जनजाति के द्वारा होता है। लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा ये वाला पूछा जाता है कि खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आप सहरिया जनजाति की बात करें दोस्तों ये लहंगी इसमें नहीं है, लहंगी सारिया में है। लहंगी सारिया जनजाति का है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पर, लहंगी सारिया जनजाति का है दोस्तों, ठीक है। लहंगी सारिया जनजाति का है। इसका अगर देखें तो ये किसका है, लहंगी दोस्तों आपके ये सारिया जनजाति का है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, क्या बात है, मैथ्स का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। 20 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 20.2 सेंटीमीटर नाप लिया जाता है। तो आप बताइए कि माप में, यानी कि नाप में, यहां पर नाप होगा, ठीक है। नाप में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, 1% की, 0.2% की, 3% की या फिर 2% की। बहुत ही शानदार एक बार ये क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा, सभी बच्चे बताएं।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो जिस प्रकार से मैं आपको सॉल्व करूंगा आपको उसी प्रकार से एग्जाम में फोड़ कर आना है इस क्वेश्चन को। बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन फ्रैक्शन के टॉपिक सॉल्व करें तो फ्रैक्शन के परसेंटेज में फ्रैक्शन वैल्यू तो ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर की लंबाई रेखाखंड को, देखो यहां पे कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर को गलती से वो क्या लिख देता है 20.2 सेंटीमीटर लिख देता है, नाप लेता है ना, 20.2 सेंटीमीटर नाप लेता है। अपन को सामने दिख रहा है कितने की त्रुटि होती है, 0.2 की त्रुटि हो रही है। कितने की हो रही है, 0.2 की। अब यहां पर जिसको कैलकुलेशन ध्यान से देखिए 0.2 की त्रुटि हुई है, किसके ऊपर हुई है, 20 रुपए के ऊपर हुई है। आपको प्रतिशत में निकालना, त्रुटि कितनी प्रतिशत की हुई है वही निकाला है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे दोस्तों, इसको जेड मत समझ लेना, यहां पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहां पर 2 लिखा हुआ है, जेड मत समझ लेना, ठीक है। अब देखिए इसका पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 0 आएगा, तो यहां पर 200 हो गया। अब यहां पर कितना बचा हुआ, 2 बचा हुआ है। तो देखिए 2 0 से 2 0 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1% की त्रुटि हो रही है दोस्तों। कितनी की हो रही है, 1% की। तो 1% किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते बिना देरी करें हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को करेंगे सभी स्टूडेंट लाइक, एक बार मेरे सभी स्टूडेंट क्लास को कर देंगे लाइक, और इस सेशन को अपने सभी मित्रों में एक बार शेयर करके आ जाइए दोस्तों। बहुत ही शानदार, आपके अंत तक बने रहना, टेस्ट चल रहा है बहुत ही शानदार, जल्दी से शेयर करके आ जाइए। पूरा टेस्ट ये 50 मार्क्स का चलेगा। आपको कमेंट करना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जल्दी से इस क्लास को शेयर करके आइए। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से उस व्यक्ति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल, विक्रम साराभाई, लालू प्रसाद यादव या फिर इंदिरा गांधी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, इस प्रश्न के लिए हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये दोस्तों। बहुत कम दिन बचे हुए दोस्तों, दिन रात एक करना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा, उस व्यक्ति को चुना। देखिए दोस्तों अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और इंदिरा गांधी, ये किसी ने, ये दोस्तों ये क्या नेता है ना दोस्तों, ये नेताओं से संबंध रखते हैं दोस्तों, नेता है ये। लेकिन ये जो विक्रम साराभाई है ये एक वैज्ञानिक है दोस्तों। कौन है, वैज्ञानिक है। तो ये सबसे अलग जा रहे हैं, है ना। ये कौन है, ये एक वैज्ञानिक है और ये लोग नेता है। तो ये वैज्ञानिक यानी कि हमारा कौन, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई बिल्कुल अलग कथन जा रहा है दोस्तों इसमें से, ठीक है। तो यही अलग है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप में दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, मैं श्योरिटी दे रहा हूं आपको, मुगलों से संबंधित 2 या 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मुगल वंश से 1 ना 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो कमेंट करिए दोस्तों, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप है दोस्तों, कौन सा है। क्या राइट ऑप्शन होगा, इसका सही जवाब होगा सरहिंद का युद्ध दोस्तों। अब दोस्तों इसकी कहानी सुनिए, क्योंकि दोस्तों मुगल में जो, अगर आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, हुमायूं था दोस्तों, हुमायूं बंगाल में विजयी होते हुए लौटते समय दोस्तों, ये लौटते समय जब दिल्ली वापस आया तो इसने चौसा का युद्ध लड़ा था दोस्तों। कौन सा, चौसा का युद्ध। जब लौटते समय दिल्ली आया था तब इसने चौसा का युद्ध लड़ा था दोस्तों। कब लड़ा था, 1539 में। कब लड़ा था, 1539 में इसने चौसा का युद्ध लड़ा था। किस किस के बीच में हुआ था, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। जब इसमें युद्ध हुआ था दोस्तों तब हुमायूं हार गया था दोस्तों, और कर्मानशी में दोस्तों एक नदी थी कर्मानशी, उसमें कूद गया था, जिसमें एक भिस्ती नामक बंजारे ने इसकी जान बचाई थी दोस्तों उस समय। फिर उसके बाद ये वापिस दिल्ली पर आता है दोस्तों, वापिस आता है तो ये क्या करता है दोस्तों, एक और युद्ध लड़ता है, कन्नौज का युद्ध। कौन सा युद्ध लगता है, कन्नौज का युद्ध, जिसको आप सभी लोग बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हो। ये कन्नौज का युद्ध लड़ता है वापिस 1540 में दोस्तों। कब लड़ता है, कन्नौज का युद्ध लड़ता है 1540 में दोस्तों। उसमें भी ये हार जाता है। फिर ये हार कर दोस्तों पंजाब की साइड चला जाता है ना। फिर वहां पर दोस्तों क्या करता है, जब वापिस आता ना दिल्ली में, दिल्ली की गद्दी पर जब वापिस आता 1555 में। कब आता है, 1555 में, ठीक है। तो ये क्या करता है, सरहिंद का युद्ध करता है, उसमें ये जीत जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी सरहिंद के युद्ध में दोस्तों ये अकबर को जागीरदार बना देता है दोस्तों, अकबर को जागीर दे देता है, ठीक है। तो ये वही सरहिंद का युद्ध है दोस्तों जिसमें ये जीतता है, ठीक है। क्योंकि इसका काल हमें, इसके बारे में हमें 2 तरीकों से पढ़ने को मिलता है, एक तो 1540 से, फिर 1555 से लेके 57 तक दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, मधु जहर का घूंट पी रही है दोस्तों, मधु जहर का घूंट पी रही है दोस्तों, इसका यह ऑप्शन होगा। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कड़वी दवा पीना, अपमानित होना, व्यंग करना या क्रोध को नियंत्रित करना। कमेंट करिए दोस्तों। यहां पर ऐसा हो मधु ने जहर का घूंट पी लिया, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आप कमेंट करिए मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखो, ना ही तो इसका कड़वी दवा होगा, ना ही अपमानित होना, ना ही व्यंग होना। इसका मतलब होगा क्रोध से को नियंत्रण में रखना, यानी क्रोध को अंदर ही अंदर नियंत्रण करके रखना दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा। किस किसने ऑप्शन डी को लॉक किया है? जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी को लॉक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहा है भाई, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? क्या बात है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कारगिल को, सियाचिन ग्लेशियर को, लद्दाख को या लेह को? कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने योग्य है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? वो था दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के सियाचिन ग्लेशियर को दोस्तों सफेद पानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसकी दोस्तों, इस ग्लेशियर की समुद्र तल से ऊंचाई देखिएगा, समुद्र क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछी जाती है एग्जाम में। तो आप लोग इसकी ऊंचाई ध्यान रखेंगे दोस्तों, 5 या 753 है ना, एग्जाम में पूछ ली जाती है। कितनी है? 5753 मीटर ऊंचाई है दोस्तों इसकी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 56% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और फिर वो उसे उस पर, यानी उस पर है ना, यहाँ पर उस पर 50% का बट्टा देता है। तो उसे उस पर कितना प्रतिशत की हानि होगी दोस्तों? हानि प्रतिशत निकालना है। और मैं श्योरिटी दे रहा हूं, एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा ही आएगा, डिजिट चेंज होकर। आपको मेथड पता होना चलना चाहिए दोस्तों। आप लोग शपथ लीजिए, जब भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करूंगा आप मेरी ट्रिक से ही करेंगे दोस्तों। एग्जाम में फोड़ कर आएंगे उसी ट्रिक से, जहां पर भी ये क्वेश्चन दिख जाए एक झटके में फोड़ देना दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 56% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि आपको यहां क्या करना है, यहां लिखना है क्रय मूल्य, और यहां लिखना है आपको विक्रय मूल्य, और यहां पर लिखना है आपको अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, अंकित मूल्य का मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 56% अधिक अंकित करता है। यानी कि जब आपका क्रय मूल्य 100 था तभी तो वो 56 इसको बढ़ा के यानी 156% पे अंकित करेगा कि नहीं करेगा? बात पक्की है ना, ठीक है। तो यहां पर सही है। अब आगे क्या बोलता है, फिर वह उसी पर 50% यानी इस अंकित मूल्य पर 50% का बट्टा देता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है, 156 का 50% निकाल दीजिए, 156 का 50% निकाल लीजिए दोस्तों। चलिए 156 का 50% निकालिए, ठीक है, निकालिए दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, 0 से 0 को कट कर देंगे, इसको 2 के पार्ट काटिए। यहां पर 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 अट्टे 16 और ये 2 पंचे 10, ठीक है। अब 5 एकम 5 और 5 एकम यानी कि 78, यानी कि यहां पर कितना हो रहा है दोस्तों, कितना होगा यहां पर, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर वैल्यू आ जाएगी 78। अब आप खुद देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आगे पढ़िए, ठीक है। विक्रय मूल्य 78 का हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उस पर हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि क्रय मूल्य स्टार्टिंग में 100 था, अब उसको 78 रुपए में बेच दिया है। यानी कि हमें साफ साफ यहाँ पर कितने की वो दिख रही है, कितने की छूट दिख रही है गुरुजी, यहाँ पर 22 की छूट दिख रही है, 22 रुपए की छूट दिख रही है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ का गैप कितने का दिख रहा है, 22% की छूट दिख रही है, साफ दिख रहा है, ठीक है। तो कितना सरल तरीके से हमने इस क्वेश्चन को तोड़ दिया है। तो 22% ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए बढ़ते बिना देरी करें हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जब भी एग्जाम में आपको इसी तरीके से फोड़ कर आना है। क्वेश्चन 59, अवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। वाह, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसको क्वेश्चन को जवाब दीजिए। करना क्या, जिसको समझ में आ गया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया वो उसको मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कैसे करना देखिए।
अवस्थित क्रम अक्षरों को, ये चारों अक्षर अवस्थित यानी कि अपने सही क्रम में नहीं जुड़े, अवस्थित यानी इनका मीनिंगफुल पहले सेंटेंस बनाइए, फिर उसमें से देखिए कि असंगत कौन है। यानी पहले क्या करना है, मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण सेंटेंस बनाना है, उसके बाद देखना है कि आपका कौन सा असंगत है। चलिए तो क्वेश्चन जैसा बोल रहा हम वैसा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका हम क्या अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे, इसका बनेगा दोस्तों नोज बनेगा, NOSE। क्या बनेगा, NOSE। इसका क्या बनेगा, नोज बनेगा। और इसका KWAL का क्या बनेगा, WALK, वॉक है ना, वॉक चलना टहलना है ना। इसका देखिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा नेल। क्या बनेगा, नेल, NAIL, नेल। ठीक है। और इसका देखिए इसका हेड बनेगा HEAD। अब बताइए इसमें से असंगत कौन है। अब बताइए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है, अब आप बताइए, एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज पूछ ली, क्या शानदार का क्वेश्चन था, मजा आ गया। तो देखिए नोज, नेल और हेड ये किसी ना किसी प्रकार से हमारे शरीर के अंगों से संबंध रखते हैं दोस्तों सीधे। ठीक है, लेकिन ये वॉक अपना अलग है दोस्तों, गतिविधि बता रहा है ना, चलने की वॉक, हम टहलते चलते। लेकिन ये तो नोज, नेल और हेड ये तो तीनों एक समान कैटेगरी के, लेकिन ये वॉक अलग बढ़ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, बी सही जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई इस प्रश्न के लिए। यही एक असंगत है, अलग है, अलग है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इस क्लास को एक बार सभी बच्चे कर देंगे लाइक, और सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर करके आ जाए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है उन सभी प्लेटफॉर्म पे इस मॉडल पेपर को शेयर करिए, बहुत ही शानदार अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, बहुत ही शानदार और मजा आएगा, अंत तक बने रहिए दोस्तों। इस मॉडल पेपर के अंदर आपके सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। निम्न में से किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों, सिराजुद्दौला, अली वर्दा खां, मीर कासिम या फिर मीर जफर। सभी बच्चे मेरे कमेंट करेंगे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में, क्या राइट ऑप्शन रहने वाला इस प्रश्न के लिए, कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी दोस्तों, ये घटित हुई थी दोस्तों सिराजुद्दौला के शासनकाल में दोस्तों, है ना ही अली वर्दा के शासनकाल में, ना ही मीर कासिम, ना ही मीर जफर। तो दोस्तों ये दोस्तों घटना बंगाल में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये घटना कब हुई थी, बंगाल में हुई थी दोस्तों। कब हुई, कहां पर हुई थी, बंगाल में ये घटना हुई थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब जाएगा आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते बिना देरी करें हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61, क्या बात है, बहुत ही शानदार सा एक बार क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ है। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों। चार ऑप्शन सब दोस्तों, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना, यहाँ पर आप नोट कर लिए सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और उसके आधार की ऊंचाई, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या है। पहले आप लोग बताइए, नहीं सॉल्व होगा फिर मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट करिए सभी बच्चे, बताइए दोस्तों क्या राइट ऑप्शन होगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन देखिए, आयतन कैसे नहीं, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच, है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है। अब जैसा जैसा फॉर्मूला है वैसी वैल्यू पुट करनी है। 1/3 लिखिए, गुणा पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, गुणा आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर, तो यहाँ पे 14 गुणा 14 लिखिए, 14 गुणा 14 लिखिए। फिर क्या बोल रहा है, हाइट ऊंचाई कितनी देर की है, 12 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू टर्मिनेट करनी। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 एकम 3, 3 चौके 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, अब देखो कोई भी वैल्यू नीचे से टर्मिनेट नहीं हो रही क्योंकि नीचे कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब क्या करना है, इस 2 को देखिए और इस 4 को देखिए, और क्या बच रहा है अपने पास, और एक 22 बच रहा है, और क्या बच रहा है, और एक 14 बच रहा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई, गुणा करना है। तो देखिए 14 चौके 56, सही बात है, 56 गुणा, ठीक है। अब देखिए 22 दूनी 44 यानी 56 गुणा 44 करना है, बस आपको इतना तो आप कर ही लोगे ना। आंसर आएगा 2464 आएगा दोस्तों। ठीक है, ये तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो आप ऑप्शन आपके सी जवाब जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आई थिंक किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए बढ़ते बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 62 समास का क्वेश्चन है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी जीडी में। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास? कमेंट करिए दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन होगा? चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, ना ही द्विगु, ना ही द्वंद्व, ना ही कर्म। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। चलिए बढ़ते बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 63। यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, तो डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? पहला ऑप्शन ननद, दूसरा ऑप्शन साला, तीसरा ऑप्शन भाई और चौथा ऑप्शन बहन। कमेंट करिएगा दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा? यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, डब्ल्यू टी का दूसरा पुत्र है, डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? चलिए दोस्तों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, यू डब्ल्यू की बहन है, ये यू जो यू है ना, ये किसकी बहन है? डब्ल्यू की बहन है भाई। ठीक है, तो डायग्राम आपको ऐसा बनाना है दोस्तों। यू किसकी बहन है? डब्ल्यू की बहन है दोस्तों। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, 1 मिनट है, थोड़ा रफ कर देते। चलिए अब करते, क्या बोल रहे हैं? डब्ल्यू की बहन कौन है? यू है। ठीक है, डब्ल्यू की बहन कौन है? यू है। ठीक है, ये बहन बना दी दोस्तों। ठीक है, अब आगे पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है? यू टी की पत्नी है। क्या बोल रहा है? यू टी की पत्नी है। तो टी की पत्नी कौन है? यू की पत्नी कौन है? यू की पत्नी तो टी है। ठीक है, यू की पत्नी तो कौन है? यानी कि स्त्री है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। ये इसका पति है यानी प्लस का साइन। ठीक है, और ये भी भाई है इसका, तो प्लस का। अब आगे पढ़िए, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, यानी डब्ल्यू का पुत्र कौन है? के, और के है ना, मतलब के का पुत्र कौन है? डब्ल्यू, यही है ना क्वेश्चन। डब्ल्यू के का पुत्र है, तो के का पुत्र कौन हो गया? डब्ल्यू। अब आगे क्या बोल रहा है? डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? डब्ल्यू की नजरिए से देखिए, डब्ल्यू कौन लगे? इसको जीजा बोलेगा, और टी इसका कौन लगेगा? साला लगेगा। तो वही पूछ रहा है, तो जीजा साले का रिश्ता है, क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यू टी का संबंध क्या लगेगा? तो ये उसका साला लगेगा दोस्तों। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थंब इमोजी क्रिएट करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। जैसा मैंने कहा था, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो देखने को मिल रहे हैं कुछ। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट की शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? अनुच्छेद 245 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 247 के तहत, अनुच्छेद 248 के तहत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट की शक्तियां केंद्र के पास होती हैं? मेरे सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन? जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। इसका सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 248 में लगती हैं दोस्तों। किसके पास होती है? अनुच्छेद 248 में दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा दोस्तों, जो नित्य मुद्रा वाली स्त्री का काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिएगा। कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर वारावली से? दोस्तों वाणा होगा दोस्तों, यहाँ पे अणा होगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, अणा होगा यहाँ पर, ऐसा है ना, वाणावली। ठीक है, कमेंट करिए दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री का काश्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिलती है। कहां से मिलती है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिलती है दोस्तों। ऑप्शन बी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है ना दोस्तों। कालीबंगा हनुमानगढ़, ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है दोस्तों, गग्गा नदी के पास। ठीक है, चलिए बढ़ते बिना देरी करें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66। क्या बात है, बहुत ही शानदार सा। यदि 10% और 20% की दो क्रमागत छूट दी जाती है तो निवल्य मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा ना, तो आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से बताऊंगा, जहां पर भी दिख जाए आप देखते ही फोड़ दोगे। इतनी आसान और मस्त ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, मजा ना आ जाए तो बात करना दोस्तों। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
10 और 20% की दो क्रमागत यानी लगातार छूट दी जाती है, तो निवल का मतलब छूट याद करनी है दोस्तों, कितनी प्रतिशत छूट दी गई है ओवरऑल, है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक है। यानी कि छूट दे रहे हैं, यानी कि माइनस होगा, 10 से 9 और ये वैल्यू कितनी हो रही है, 10 से वैल्यू 9 हो रही है, गुरुजी सही बात है। वापिस 5 से वैल्यू 4 हो रही है, गुरुजी सही बात है, 5 से वैल्यू 4 हो रही है। इनको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 5 से 50 और 9 चौक 36। तो आपको यहां पर कमी पता चल रही है, 14 की हो रही है, किसके ऊपर, 50 के ऊपर। तो प्रतिशत में निकाल दीजिए, तो 50 दूनी 100 और 14 दूनी 28% की, ठीक है दोस्तों। मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना जब भी आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख जाता है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किसे सितार का जनक कहा जाता है, बेजू बावरा, तानसेन, अमीर खुसरो और बड़े गुलाम अली खान। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा ना आ जाए तो बात करना इस क्वेश्चन में। क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे सितार का जनक कहा जाता है, सितार का जनक कहा जाता है, चाहे सितार का जनक कहा जाता है उसको बोलते हैं अमीर खुसरो। किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो। तानसेन नहीं होगा, अमीर खुसरो रहेगा, ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो रहेगा। चाहे इनको सितार का जनक कह लो, चाहे इनको तबले का जनक कह लो, ये दोस्तों सितार तबला, ठीक है। सितार हो गया, तबला होगा, गजल हो गए, कव्वाली का जनक गजल, है ना, चाहे कव्वाली बोल दो, कव्वाली का जनक, कव्वाली का जनक। और इन्हीं को तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, भारत का तोता ए हिंद। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किसको, अमीर खुसरो को। इन्हीं को तबला का जनक, गजल का जनक, सितार का जनक, सरोद का जनक कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपको इनके दोस्तों, इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अगले पेज में मैं लिखा देता हूं। इनकी कुछ एक पुस्तक है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो दोस्तों, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे, खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जानिए। सबसे पहले इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है तुगलकनामा, एक बुक है तुगलकनामा, इनकी एक बुक है दोस्तों तुगलकनामा दोस्तों। इसी को दोस्तों फिरोज शाही के नाम से भी जाना जाता है ना, इसी बुक को और अन्य नाम से भी जाना जाता है, फिरोज शाही, ठीक है। तुगलकनामा इनकी एक बुक है, ठीक है। और इनके बारे में इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा आप लोग, इनकी रचनाएं हैं, क्या है, रचनाएं, है ना, इनकी कुछ रचनाएं हैं, है ना, इनकी कुछ फेमस रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इनकी एक रचना है आशिका, इन्हीं की एक रचना आशिका, ठीक है, ठीक है। इन्हीं की एक रचना किरान उस सादरी, क्या है, किरान उस सादरी, इन्हीं की रचना है किरान उस सादरी। इनकी एक और रचना है, किरान उस सादरी हो गया, इनकी एक और है गिफ्ता उल फितूह, क्या है, गिफ्ता उल फितूह, उल फितूह, गिफ्ता उल फितूह है दोस्तों। और इनके दोस्तों गुरु कौन है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। इनके गुरु भी ध्यान रखिए, इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं। कौन है, निजामुद्दीन औलिया दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों। इन्होंने, निजामुद्दीन औलिया ने दोस्तों 7 सुल्तानों का दरबार देखा था, और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था। इनका मतलब कि इनके सामने 7 शासक गुजरे और अमीर खुसरो के सामने 8 शासक गुजरे दोस्तों। अगर कोई भी क्वेश्चन आता, और दोस्तों ये भी ध्यान रखिए, इन्होंने दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया था दोस्तों, है ना, इन्हीं ने हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया था। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके अमीर खुसरो से अब आता है ना, तो आपके एक भी बाहर नहीं जाएगा। कुछ नहीं पूछेंगे कि तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, आशिका किरान उस सादनी गिफ्ता उल फितूह की रचना किसकी है, ये इनके गुरु कौन है, बस इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बी, सी ऑप्शन, अमीर खुसरो, ठीक है। तबला का जमन, गजल, कवाली, सितार, सिरोद, इन्हीं को कहा जाता है, तोता हिंद इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। बहुत ही शानदार है, रोहतक, सिरसा, फरीदाबाद या फिर पानीपत। कमेंट करिए दोस्तों।
अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? सभी बच्चे बताएंगे। क्या राइट ऑप्शन होगा? ये लगता है फरीदाबाद में दोस्तों। ये कहां लगता है? फरीदाबाद में, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में, फरीदाबाद जिले में, हरियाणा राज्य में है ये फरीदाबाद जिला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अलग, पुलक, विफल, धनिक। कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार है। आपको बताना है कि किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें हुआ है। कैसे? क्योंकि धन एक मूल शब्द है, धन एक मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा। कौन सा प्रत्यय जुड़ा दोस्तों? एक प्रत्यय जुड़ा, तब जाके शब्द बना धनिक। क्या बना? धनिक शब्द तब जाकर बना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धनिक, ये ध से धनुष है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन देखिए, रमन ने अनंत से कहा, अनंत से क्या बोलता है कि परसों मैंने अपने दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। अरे भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा ना आए इसमें बात कर देना दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे सॉल्व करेंगे? क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों तो आप एक बार क्लास को कर देंगे लाइक, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है, एक लाइक कर दें सभी बच्चे। देखिए दोस्तों, अमन किसको बोल रहा है? अनंत को बोल रहा है। अनंत को क्या बोल रहा है? परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री यानी दादी की पुत्री यानी कि मेरी बुआ के एकमात्र भाई यानी कि मेरे पिता, बस किसको पढ़ाया? पिता को पढ़ाया। कुछ देरी हुआ? कुछ भी देरी लगी क्या मुझे इसको सॉल्व करने में? विदाउट यूजिंग पेन, है ना, विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल, कैलकुलेशन इन एयर, कैलकुलेशन इन माइंड सॉल्व करना आपको। देखिए दोस्तों, जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है? माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करने का दोस्तों। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। अगर हम ऐसे डायग्राम बनाने बैठेंगे दोस्तों, ऐसे करके ऐसे डायग्राम बनाने बैठेंगे, बहुत समय निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हो सके आप लोग रीजनिंग के क्वेश्चन माइंड में सॉल्व करने की कोशिश क्या करें दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत ही शानदार है। बालका झील, कैप्सियन झील, बेकाल झील या अरल सागर? कमेंट में बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बालकस झील, कैप्सियन झील, बेकाल झील या अरल सागर? सभी बच्चे बताएंगे भाई, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका सही जवाब कैप्सियन सागर झील हो जाएगी दोस्तों। ये बहुत बड़ी आकार में है, तो इसको बहुत आकार में फैली हुई है, तो इसको दोस्तों सागर भी कहा जाता है, इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इसका लगभग देखा जाए दोस्तों, ये 4,30,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है दोस्तों। 4,30,000 वर्ग किलोमीटर ये कैप्सियन सागर फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे वर्ग किलोमीटर में, है ना। तो ये सबसे बड़ी झील है दोस्तों एशिया महाद्वीप की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 देखिए, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दल का पक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? सभी बच्चे बताएंगे, बहुत ही शानदार है। अगर क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, क्लास को करें सभी बच्चे लाइक। दोस्तों ये वही मॉडल पेपर है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे, आज तो हमारा चौथा मॉडल पेपर है, बाकी के मॉडल पेपर जिन्होंने नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट अंत में कमेंट करते हैं कि सर जी इस मॉडल पेपर की या इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी? तो मैं उनको बताना चाहूंगा, इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। किस पर? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, और मैं वहां पर आपके लिए क्विज लगाता हूं, तो उनका भी आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। ठीक है, ये वही क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे सिलेक्शन दिलाने में। तो कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही आ जाए एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि हमारे सभी को पता है, क्योंकि 50 मार्क्स का टेस्ट है। कितने नंबर का? 50 मार्क्स का टेस्ट है, सभी को उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का जवाब राज्यपाल हो जाएगा दोस्तों। मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। ऑप्शन बी, किस अनुच्छेद के तहत? वो कमेंट करिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं पूछा है। पंकज, अब्बुज, नीरज, सरोवर? कमेंट करिए, सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन होगा? निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अब्बुज, नीरज, सरोवर। अगर देखा जाए तो पंकज, नीरज और अब्बुज, ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची।
और ये जो सरोवर है ना, ये आपके तालाब का पर्यायवाची, किसका? तालाब का कह लो या फिर जलाशय कह लो, है ना, ये उसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कमल का, इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सरोवर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन डी को टिक करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ROBUST को किसी कोड भाषा में QNATRS लिखा जाता है, तो इसको XZXCMP का क्या कोड होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसको भी आप ओरल में सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो? रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो। तो जब भी आपको रीजनिंग सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले A to Z आपको अल्फाबेट, इनकी जो भी अल्फाबेट है, इन सभी की प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको रीजनिंग में प्लेस वैल्यू आपसे बहुत बार टकराती है दोस्तों, तो आपको इन सभी की प्लेस वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, है ना, रैंकिंग में कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी वैल्यू पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी पता होना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ओरली, आप सभी को पता, पहले मैं ओरल बताता हूं, जिसको ओरल समझ में आएगा उसको ओरल, जिसको लिखित उसको लिखित। R आता 18 पर और Q आता 17 पर। 18 और 17 यानी 18 से 17 कैसे हुआ, यानी -1 हुआ है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। O आता 15 पर, N आता 14 पर। 15 से 14 गुरुजी -1, यहां पर भी हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। B आता 2 पर, A आता 1 पर, गुरुजी यहां पर भी -1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है। U आता आपके 21 पर, U आता है 21 पर, और T आता है गुरुजी 20 पर। 21 से 20 यानी -1। गुरुजी हमें तो सब पता चल रहा है कि -1 ही हो रहा है। अरे भाई पता चल रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हम यहां पर लिखेंगे ZXCMP। अभी तक बहुत सारों ने कर भी लिया होगा, है ना। मैं उनकी ये क्यों लिख रहा हूं, जिनको बच्चों को समझ में नहीं आ रहा उनके लिए लिख रहा हूं, बाकी मैं आपको ओरली करवा देता ये क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन। देखिए Z आता 26 पर, 26 में से एक माइनस करेंगे 25, तो 25 पर क्या आता है, Y आता है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब X आता है 24 पर, 24 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, W आएगा। बिल्कुल सही बात है। C आता है 3 पर, 3 में से एक माइनस करेंगे 2, और 2 पर आता है B। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। M आता है 13 में, 13 में एक माइनस करेंगे 12, 12 पे आता है L। बिल्कुल सही बात है। सॉरी मैंने 12 ही लिख दिया, यहां पर L होगा मैंने गलती से लिख दिया, यहां पर 12 ही लिख दिया, यहां पर क्या होगा, L होगा। ठीक है। अब P आता है 16 पर, इसमें से माइनस वाला करेंगे 15, 15 पे आता है आपको O। तो ये किस में दिख रहा है, ये गुरुजी ये तो हमारे चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। तो जी हाँ, आपका चौथा ही ऑप्शन सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिखकर इसलिए सॉल्व कराया कि जिनको समझ में नहीं आएगा तो उनको इस प्रकार से भी समझ में आएगा। ठीक है। और जिनको ओरली समझ में आया तो वो ओरली कर सकते थे। कैसे, 18 17 दिख रहा है, 15 14 दिख रहा है, 2 3 दिख रहा है, -1 करके सॉल्व कर सकते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है। ये आया क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है और इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे। मैं 100 में से 90% तो भाई गलत ही करेंगे, 90% तो गलत ही करेंगे। इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, x का x अनुपात 9, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, और जो वैल्यू फाइंड करके उसको अनुपात में ज्ञात करना है। किसमें, अनुपात में ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे, तो कर दीजिए। देखो x को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x आएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ रहा है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी। अब इधर वाले सॉल्व करिए, इधर देखिए, इधर कैसे होगा। देखिए y को 18 से गुणा करेंगे 18y आएगा। बिल्कुल सही बात है। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 72 आएगा। बिल्कुल सही बात। अब देखिए यहां पर 6 गुणा दिख रहा है, तो x का मान 6, और इधर देखिए 18 चौक 72, y का मान 4। अब इसको 2 के पारे से काटिए, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 3:2 क्या बन रहा है, 3:2। किस में दिख रहा है 3:2, गुजी 3:2 हमें बी ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी सही जवाब। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। ये मॉडल पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गया हमारा चौथा, कल 5वां मॉडल पेपर आएगा। ठीक है। डेली यही टाइम रहता है 8 PM। अगर क्लास आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो आप लोग एक बार इस क्लास को कर देंगे, सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर कर दिए अपने सभी मित्रों में दोस्तों। ठीक है। अगर आपको दोस्तों
चैनल पर पहले, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे इसी टाइम पर 8 PM पर, जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ध्यान रखना अपना।